गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वही है ना, बिल्कुल से फ्रेश टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये जो टॉपिक है अपना, ये टॉपिक रहेगा, बताओ क्या है। भारत की भारत की मृदा। भारत की मृदा। सबसे पहले तो बेटा अपने को समझना पड़ेगा कि मृदा है क्या, है ना। सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि मृदा है क्या। मृदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल। कंफर्म है ना? लिख दूं? हैं? चलो तो बेटा, क्या बोलते हैं? सॉइल, है ना। टॉपिक डाल दो भारत की मृदा। ओके, अब देखो, ये जो मृदा है ना, मृदा, कुछ इसकी बेसिक चीजें अपन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट जो है, यहां से क्वेश्चन बनता तो नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मृदा है क्या। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले लिखो, मृदा अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा के सोइल शब्द का सोइल शब्द का हिंदी रूपांतरण है सोइल शब्द का क्या है बेटा? हिंदी रूपांतरण है जो 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 लैटिन भाषा के जो लैटिन भाषा के जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना, जिसका अर्थ है जिसका जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है फर्श। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? फर्श, है ना। जिसका अर्थ है फर्श। हमने क्या देखा बेटा? सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो यही बन सकता है कि मृदा जो है किस शब्द से बनी है? सोइल, है ना। ठीक है ना। और ये जो सोइल शब्द है ये किससे बना है? सोलम से। किससे बना है? सोलम से। और ये जो सोलम शब्द है इसका अर्थ क्या है? फर्श। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो जो भूपटल के ऊपर जो कण फर्श की तरह बिछे हुए हैं उसे अपन क्या कहेंगे? मृदा। क्या कहेंगे बेटा? मृदा। सबसे पहला जो प्रश्न बन सकता है यहीं से बन सकता है। क्या बन सकता है? कि मृदा किस शब्द से बना है? सोलम शब्द से। ठीक है ना, सोलम शब्द से। अब लिखो आगे, लिखो, मृदा का निर्माण मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन, विघटन तथा मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन, विघटन तथा तथा जीवांशों के जीवांशों के सड़ने गलने से सड़ने गलने से होता है। जीवांशों के सड़ने गलने से होता है।
मृदा का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के विखंडन, विघटन व जीवांशों के सड़ने गलने से होता है। अर्थात अर्थात भूपटल पर भौतिक रासायनिक भूपटल पर भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रिया या जलवायु के प्रभाव से निर्मित असंगठित कणों को मृदा कहा जाता है। असंगठित कणों को क्या कहा जाता है? मृदा। असंगठित कणों को मृदा कहा जाता है। का निर्माण व गुण, मृदा का निर्माण व गुण, मृदा का निर्माण व गुण मात्र चट्टान वहां वनस्पति कैसी है? वनस्पति जलवायु उच्चावच तथा समय पर निर्भर करता है। समय पर निर्भर करता है। समय पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। ठीक है ना? समझना इस बात को, फिर से समझना इस बात को। हमने क्या कहा? हमने कहा कि मृदा का जो निर्माण है यानी कि वो बनी कैसे है और उसमें कौन से गुण पाए जाएंगे, ठीक है ना, वो डिपेंड किस पे करेगा? मात्र चट्टान। कौन सी होगी मात्र चट्टान? जिससे टूटकर वो अलग हुई है। समझ रहे हो? पीछे वाली परिभाषा देखो एक बार। हमने क्या कहा यहां? हमने कहा कि चट्टानों के विखंडन और विघटन, कहा ना? तो जिस चट्टान से टूटकर मृदा का निर्माण हुआ है उसे क्या कहेंगे? मात्र चट्टान। क्या कहेंगे बेटा? मात्र चट्टान। यानी कि जैसी चट्टान से टूटकर अलग हुई है उसी के गुण मिलेंगे उसमें। जैसे मान लो पर्वतीय भागों से टूटकर अलग हुई है तो उसे पर्वतीय मृदा कहेंगे ना। जैसे प्रायद्वीपीय भाग से टूटकर अलग हुई है तो वहां है कौन सी मृदा? काली मृदा है ना? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, लावा निर्मित क्रिया से हुआ है, और उससे क्या होगा? मात्र चट्टान, वहां काली मृदा मिलेगी। इसके अलावा वहां वनस्पति कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है? जलवायु का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि जहां मान लो अधिक वर्षा हो रही है तो वर्षा से चट्टानें कट रही हैं, जहां अधिक सर्दी पड़ रही है तो उससे भी चट्टानों का नुकसान हो रहा है। तो जलवायु का अत्यधिक प्रभाव और वहां के उच्चावच कैसे? जैसे मान लो अपन कहेंगे अपने थार का मरुस्थल है, समझना एक बात। अब अगर मान लो ऑप्शन में आपको मिले कि थार के मरुस्थल में मृदा पाई जाती है और वहां लिखा होगा जैसे पर्वतीय मृदा है, पीट मृदा है, लेटराइट मृदा है और बालू मृदा है, क्या करोगे? क्यों करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि बेटा यहाँ अपने उच्चावच है ही नहीं पर्वत, हमें पता है अच्छे से। तो पर्वतीय होगी नहीं, लेटेराइट होगी नहीं, लाल पीली होगी नहीं, हमें पता है। पूरा का पूरा मरुस्थल है, उच्चावच का मतलब मरुस्थल है, और मरुस्थल है तो यहाँ बालू मृदा होगी। हम आराम से कर सकते हैं।
और जैसे अपन समय का कहते हैं ना, जलोढ़ मृदा में कहते हैं कि नवीन मृदा और प्राचीन मृदा, है ना, नवीन जलोढ़ मृदा और प्राचीन जलोढ़ मृदा कहते हैं ना, वो समय का गुण है, ठीक है ना, समय का गुण है। नेक्स्ट लिखो, आगे लिखो, रचना विधि के अनुसार, रचना विधि के अनुसार, मृदा दो प्रकार की होती है, रचना विधि के अनुसार मृदा दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब लिखो नंबर फर्स्ट नंबर पे लिखो, जिसको अपन बोलते हैं स्थानीय मृदा। क्या कहते हैं बेटा? स्थानीय मृदा। और दूसरा अपन बोलते हैं इसको विस्थापित मृदा। विस्थापित मृदा। शब्दों से क्या समझ आया आप लोगों को कि स्थानीय मृदा और विस्थापित मृदा? विस्थापित कहलाएगी, समझना इस बात को। जैसे मान लो ये कोई चट्टान का टुकड़ा था, ठीक है ना बेटा, ये कोई चट्टान का टुकड़ा था, बारिश हुई, बारिश की बूंदों ने इसे काटा, ठीक है, सर्दी की वजह से टूटी और पवनों ने इसे काटा। अब ये हुई कि ये जो इसका आकार था ये तो घट गया छोटा, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे कण किसके हो गए? इसी चट्टान के हो गए ना, इसी चट्टान के टुकड़े इसके चारों तरफ जमा हो गए, ठीक है ना। ये कौन सी होगी? विस्थापित। ये होगी बेटा स्थानीय, समझना क्या होगी? स्थान, ठीक है। अब यही चट्टान है, लेकिन ये जो मृदा है ये इधर से हवा चली और इस हवा के साथ ये उड़कर यहां इधर भाग में जमा हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब हवा के साथ उड़कर आई और इस भाग में ये मृदा क्या हो गई? जमा हो गई। इसे अपन क्या कहेंगे? क्या समझ आया आपको? समझ क्या आया? क्या समझ आया? इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो मृदा अपनी मूल चट्टान से टूटकर वहीं की वहीं रह जाती है, समझ गए? जहां उसका निर्माण हुआ और वहीं वो रह गई, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? स्थान, ठीक है। और जहां उसका निर्माण हुआ वहां से वो चाहे तो पवनों के प्रभाव से, चाहे नदियों के प्रभाव से, चाहे हिमनदों के प्रभाव से, समझ गए मेरी बात को? प्रभाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन इन तीनों के प्रभाव से वो मृदा उस जगह से दूर चली जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे? विस्थापित मृदा, ठीक है ना। दूसरी बात समझना, ये जो स्थानीय मृदा है ये अपना प्रायद्वीपीय भारत जितना भी है उसमें जो मृदा पाई जाती है वो वहां की स्थानीय मृदा है। ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत, और विस्थापित मृदा उत्तर का जो विशाल मैदान है ना, उत्तर का विशाल मैदान, उसमें जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा होती है? विस्थापित मृदा। क्यों होती है बेटा? अपने इतनी तेज हवाएं चलती हैं मरुस्थल में तो एक जगह मिट्टी रहती नहीं है भाई। रात को हम देखते हैं कि ये टीला यहाँ था, सुबह जाएंगे तो वो टीला वहां से कहीं दूसरी जगह मिलेगा अपने को, विस्थापित हो गया ना। तो पौने अपने उत्तर के विशाल मैदान में पौने अपने को एक जगह रखने ही नहीं देती है, इसलिए क्या होती है? विस्थापित मृदा। समझो इस बात को, है ना, आराम से समझो इस बात को। हमने बेटा पढ़ा था आराम से कि ये जो अपना भारत है, इस भारत में जब अपन बात करते हैं दक्षिण में, तो ये अपना पूरा का पूरा भाग जो है ये प्रायद्वीपीय
भारत है ना। और इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। और इसमें हमने पढ़ा कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग भी है ना, तो यहाँ जो भी मृदा बनेगी वो मृदा यहीं रह जाती है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? ठीक है ना। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ हिमालय से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से सिंधु नदी। तो ये जो पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें जो मृदा पाई जाती है वो मृदा पाई जाती है विस्थापित मृदा। कौन सी पाई जाएगी? विस्थापित मृदा। तो सबसे पहले लिख लिया आपने, हेडिंग डाल दो स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा, स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा, और लिखो स्थानीय मृदा में नोट डाउन करो, लिखो ऋतु ऋतु क्रिया के ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टान, ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टान जब एक ही स्थान पर रह जाती है तो इस प्रकार से निर्मित मृदा स्थानीय मृदा कहलाती है। स्थानीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? स्थानीय मृदा। जैसे चाहे तो प्रायद्वीपीय भारत लिख दो, चाहे दक्षिण भारत लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो हम प्रायद्वीपीय भारत लिखें। प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली मृदा, प्रायद्वीपीय भारत में जो मृदा पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? स्थानीय मृदा। ठीक है। अब दूसरी हेडिंग डाल दो, अपनी सेकंड हेडिंग डाल दो विस्थापित मृदा। विस्थापित मृदा, लिखो पवन नदियां हिमनद, पवन नदियां हिमनद आदि के प्रभाव से निर्मित मृदा जो अपने मूल स्थान से अलग हट जाती है। मूल स्थान से क्या हो जाती है बेटा? अलग हट जाती है। ठीक है। इस प्रकार से निर्मित मृदा को इस प्रकार से निर्मित
मृदा को विस्थापित मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? विस्थापित मृदा कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान तथा तटीय मैदान में पाई जाने वाली मृदा। ठीक है बेटा, हमने कहा एक विस्थापित मृदा है और एक स्थानीय मृदा। ठीक है ना? स्थानीय मृदा का मतलब ये हुआ कि जो मृदा जहां निर्मित होगी वहीं रुक जाएगी, और विस्थापित जो होगी वो वहां से अलग चली जाएगी। ठीक है ना? सामान्यतः आपसे पूछा बहुत कम जाएगा, लेकिन जो वर्गीकरण अब जो पढ़ेंगे वहां से प्रश्न आता है बेटा। ठीक है ना? अब लिखो, आगे लिखो भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने भारतीय मृदाओं को रचना व गुणों के आधार पर 8 भागों में विभक्त किया है। 8 भागों में विभक्त किया। ठीक है ना? किसने किया है बेटा? भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद। ठीक है ना? भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद। और यहां से प्रश्न आता भी है। सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है बेटा कि आधार क्या बनाया? रचना और गुण, कि मतलब किस प्रकार से उन मृदाओं का निर्माण हुआ है और उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इस आधार पर कितने भागों में विभक्त कर दिया? 8 भागों में, है ना? कितने भागों में? 8 भागों में। सबसे पहला लिखो, नंबर 1, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जलोढ़ मृदा। कौन सी पढ़ेंगे? जलोढ़ मृदा। क्या होती है बेटा जलोढ़ मृदा? जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा बताओ। उपजाऊ मृदा। सबसे पहले अपन इसकी देखेंगे बेटा क्या उत्पत्ति। बता सकता है कोई बच्चा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? कोई भी बच्चा, क्योंकि पढ़ाई हुई है पहले से, है ना? बताई हुई है आराम से। नदियां बहकर आती है ना, और वो अपने साथ लाती है जलोढ़क, लाती है ना। और जब मैंने आपको नदियां पढ़ाया था तब मैंने कहा था बाबर के बाद में क्या आता है? तराई, और तराई के बाद में जलोढ़ मैदान, जिनका निर्माण 2 प्रकार की मृदाओं से होता है, बांगर और खादर। करवाया था ना? वही जलोढ़ मृदा है बेटा। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति लिखो। नदियों
द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के, जलोढ़कों के, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के जमाव से, जमाव से, ठीक है ना। याद रखना बेटा, केवल निक्षेपण हुआ है। क्या हुआ है? निक्षेपण, अपर्दन नहीं हुआ है। जो नदियां बहकर आई थी वो नदियां अपने साथ जो जलोढ़क लाई, जैसे मान लो ये कोई पर्वत है ना, और इस पर्वत से यहां से कोई नदी बहकर आ रही है और इस पर्वत के साथ जो कंकड़ पत्थर लाए वो पत्थर यहाँ जमा किए और फिर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो जो बड़े पत्थर होते हैं उनको यहाँ जमा कर देती है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो ये नवीन मृदा और प्राचीन मृदा दोनों का जमाव, तो इसे अपन क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान। क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान। और ये जो जलोढ़ मैदान होते हैं ये जलोढ़ मृदा से ही निर्मित होते हैं ना। तो इसे अपन क्या कहते हैं? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के जमाव से किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का, ठीक है ना। अगला लिखो विस्तार। पहले लिख दो बेटा भारत में विस्तार, क्योंकि अपन साथ का साथ देख लेंगे राजस्थान को भी, है ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। भारत में विस्तार मतलब जलोढ़ मृदा का भारत में विस्तार कहां कहां है? बताओ कहां कहां है? सबसे पहला विस्तार लिखो मध्य का जो विशाल मैदान है उसमें पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा का विस्तार है, मध्य का विशाल मैदान, ठीक है। और ये जो मध्य का विशाल मैदान है इसका निर्माण 3 नदियों द्वारा होता है क्या? इसका निर्माण भी बेटा 3 नदियों द्वारा होता है, पता है क्या? सबसे पहले अपन देखते हैं सिंधु का मैदान, देखते हैं क्या, फिर गंगा का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इससे मैं कह सकता हूं पंजाब का मैदान। और ये जो पंजाब का मैदान है ये पंजाब और हरियाणा में है। कहां है? पंजाब प्लस हरियाणा। फिर आ जाओ गंगा का मैदान, और गंगा का मैदान जो है वो बताओ, उत्तर प्रदेश में है ना, बिहार में है और पश्चिमी बंगाल में है, झारखंड में कम है बेटा, मुख्य रूप से यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। और तीसरा लिखो अपने ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या लिखोगे? ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये जो अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान है मुख्यतः कहां है? असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा में हमने क्या लिखा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के जमाव से, ठीक है ना। जो नदियां हैं वो अपने साथ जो जलोढ़क लाई हैं, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी लाई है उनको जमा कर देती हैं और उससे क्या निर्मित होती है? जलोढ़ मृदा। और भारत में इसका विस्तार जो है वो मध्य के विशाल मैदान में है। इस मध्य के विशाल मैदान को 3 भागों में डिवाइड करते हैं अपन। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका सेकंड पॉइंट लिखो उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान। और उत्कल का मैदान कहां है? पढ़ाया हुआ है बेटा, है ना। और तीसरा लिखो कृष्णा व गोदावरी डेल्टा, कृष्णा व गोदावरी डेल्टा। इसमें भी कौन सी मृदा मिलती है बेटा? जलोढ़ मृदा।
ठीक है ना। पहला कौन सा है, मध्य का विशाल मैदान, दूसरा उत्कल का मैदान, तीसरा कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। यहां जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा, ठीक है ना, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। अब नीचे लिखो बेटा, साथ में राजस्थान को भी करेंगे भाई, है ना। यहां हेडिंग डाल दो राजस्थान में विस्तार, नीचे लिख दो राजस्थान में विस्तार, है ना, राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में विस्तार। और राजस्थान में कहां कहां विस्तार होगा, चंबल बेसिन, कहां होगा, चंबल बेसिन। दूसरा बनास बाण गंगा बेसिन, बनास बाण गंगा बेसिन। और तीसरा होगा बेटा माही बेसिन, माही बेसिन, माही बेसिन, ठीक है ना, माही बेसिन। राजस्थान में विस्तार है बेटा, ठीक है। माही बेसिन। अब जलोढ़ मृदा की कुछ विशेषताएं हैं भाई, है ना। सबसे पहले हमने लिखा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा पॉइंट विस्तार, और तीसरा क्या लिखेंगे, विशेषता, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो विशेषताएं, हेडिंग डालो विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं। और पहली जो विशेषता है ये एक प्रश्न ही है, नंबर फर्स्ट लिखो, भारत में, भारत में सर्वाधिक विस्तार, भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मृदा का है। भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मृदा का है, 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता होती है। और तीसरा ये है कि ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला लिखो, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे, जिससे यह अत्यधिक, जिससे यह अत्यधिक उपजाऊ, उपजाऊ
होती है, जिससे यह क्या होती है बेटा, अत्यधिक उपजाऊ होती है। ठीक है ना, अत्यधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट और लिख दो इसमें, यह है मृदा खाद्यान्न फसलों के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए अत्यधिक, खाद्यान्न फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, अत्यधिक उपयोगी होती है, अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या है, विशेषताएं। ठीक है, जलोढ़ मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा के प्रकार। अब देखो बेटा, सामान्यतः अपन पढ़ते हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार। एक बोलते हैं पुरातन जलोढ़ मृदा, और एक को बोलते हैं नूतन जलोढ़ मृदा। नूतन जो जलोढ़ मृदा है, इस मृदा को अपन क्या कहते हैं, खादर, क्या कहते हैं, खादर, और इसको क्या कहते हैं, बांगर। सामान्यतः तो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा सीधा यहां से आएगा, प्रकार से सीधा प्रश्न आएगा, प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, और वहां एग्जाम में आप इन दोनों में ही फंस के रह जाओगे, खादर और बांगर। ठीक है, याद करवाया था ना मैंने, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? आपा बेटा बांगर कहने बोला, जो दूध नहीं दे ढांडन बांगरी बोला ना, आप बांगर खा लिया भाई, दूध कौन दे, यही तो बोला ना। तो मतलब अब बांगर है पुरानी, पुरानी तो दूध कौन दी, है ना। याद रख लोगे ना बांगर, एक शब्द याद रख लियो बेटा, दूसरों अपने आप सही हो जाओगे। बांगर याद रख लियो, बांगर। और बांगर कहीं याद रखोगा, जो दार नहीं दे, जो दूध नहीं दे, बन के बोला अब बांगर खा लिया भाई, बोला ना। बांगर कौन सी है, पुरानी। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो कौन सी है, बांगर। सामान्यतः वर्गीकरण अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन आरबीएससी की जो पुस्तक है वो ये कहती है कि एक प्रकार और होता है भाई, ठीक है ना, और वो होता है नूतनतम मृदा। कौन सा होता है, नूतनतम मृदा, जो इनसे भी नहीं है, इससे भी नवीन है, उसे क्या कहते हैं, नूतनतम मृदा। तो जो रिट वाले बच्चे हैं वो जरूर नोट कर लेना इस नूतनतम को, केवल रिट वाले, और ऊपर लिख देना आरबीएससी, है ना। आरबीएससी कहती है कि नूतनतम मृदा है, और इसका जो विस्तार है वो है डेल्टाई भागों में। कहाँ है, डेल्टाई भागों में। और जैसे आपको मैं समझा देता हूं बेटा, अपन बोलते हैं ना कांप, बोलते हैं, अपनी आंधी चलती है और मकान बंद होता है, तो उसके अंदर जो बारीक बारीक धूल जम जाती है उसको क्या बोलते हो आप, बिल्कुल पतली पतली, बिल्कुल बारीक होती है धूल। धूल धूल तो बेटा या उड़ैया है। जैसे देखो अपने पानी चलता है ना, तो उस पानी से लंबी दूरी तक चलता है, तो उसमें एक जगह इतनी सुंदर सी मिट्टी आती है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की हल्की, उसको क्या बोलते हैं, नूतन, या इसको बोलते हैं कांप। और इसका जो विस्तार है सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, और ये जूट के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। किसके लिए,
जूट के लिए, और ये जूट है इसे अपन क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा, ठीक है ना, सुनहरा रेशा। यानी कि केवल आपको याद रखना नूतनतम, रिट वाले बच्चे केवल, बाकी दो ही याद रखने हैं, बांगर और खादर। क्यों? क्योंकि आरबीएससी कहती है तो भाई मानना पड़ेगा अपने को, है ना, आरबीएससी कहती है तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैसे लिख लोगे तो आपके भी कोई नुकसान नहीं है बेटा, है ना। अब ऊपर लिख देना RBSE, क्या लिखोगे, RBSE, ठीक है, RBSE। और इसी के साथ आज अपन ये क्लास अपनी यहीं रोकते हैं, कल इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।